सन के बेजमाना गांव में, जहां दरिया ए सिंध सिंध की तारीख को तराश रहा था, एक बच्चा पैदा हुआ, गुलाम मुर्तजा शाह, जो शराफत और रवायत का वारिस था। शाह अब्दुल लतीफ की कहानियों और सूफी मज़ाहमत के जज्बे में पला बढ़ा ये लड़का एक ऐसे मर्द में ढल गया जो सल्तनतों को चुनौती देगा, हथियारों से नहीं बल्कि अल्फाज, ख्यालात और अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत के जरिए। खामोशी में एक बीज बोया गया जो एक कौम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मुकर्रर था। जब उसकी उम्र के ज्यादातर लड़के खेतों में खेल में मशगूल थे, नौजवान सैयद ख्यालों के वजन और इंसाफ की ताकत की ओर खींचता चला गया। तहरीक एक खिलाफत एक चिंगारी सूखा, एक ऐसी आग जो उसने कभी बुझने नहीं दी। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे बाजारों और चौक चौराहों में गूंजने लगे तो वह सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा। उसने सीखा, समझा और लोगों के बीच खड़ा हुआ, एक तमाशाई नहीं बल्कि सिंध की बेदारी का गवाह बनकर। पहली बार उसने जुल्म का दर्द चखा और मुकाबले के अज़्म का जायका महसूस किया। जिस उम्र में अक्सर लोग अभी मकसद की तलाश में होते हैं, उस उम्र में सैयद को इख्तियार सौंपा गया। सिंध के लोगों ने उसे बंबई भेजा, एक सियासतदान के तौर पर नहीं बल्कि अपनी आवाज के निगाहबान के तौर पर। नौआबादियती कानून साज ईवानों में उसने जो बात की वो जाती ख्वाहिश से नहीं बल्कि सिंध की रूह को बुलंद करने के मुकद्दस फर्ज के तहत की। उसकी तकरीरें महज पॉलिसी नहीं थी, वो शायरी थी जो उसके आबाओ अजदाद के ख्वाबों और उसकी मिट्टी की इज्जत से बुनी हुई थी। सैयद को यकीन था औरों की तरह कि एक नया वतन हिंदुस्तान में मुस्लिम शनाख्त की बुझती हुई रोशनी को महफूज रख सकता है। मुस्लिम लीग ने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया, मगर उसका दिल सिंध में ही रहा। वो जिन्ना के साथ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ नजरिया तक महदूद न थी। वो अपने लोगों के तहजीबी ताने बाने तक जाती थी। जब नक्शे खींचे जा रहे थे और झंडे डिजाइन हो रहे थे, सैयद ने खामोशी से सवाल किया, क्या सिंध अपना आप बाकी रख पाएगा? सैयद ही थे जिन्होंने करारदाद ए पाकिस्तान को सिंध असेंबली में पेश किया और सिंध को वो पहला सूबा बनाया जिसने इस ख्वाब की तौसीक की। लेकिन जश्न के उस मंजर के पीछे उनके जहन में एक साया मौजूद था। वो एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देख रहे थे जो अपने अंदर मौजूद छोटी कौमों जैसे सिंध की हिफाजत करे। उस लम्हा फख्र में वो बेक वक्त मुसर्रत और बेचैनी महसूस कर रहे थे। ये एक ऐसा मोड़ था जिसे तारीख ने बाद में तंज के साथ याद किया। आजादी एक वादे की तकमील बनकर नहीं बल्कि एक शराब में लिपटी हुई गद्दारी बनकर आई। 1 यूनिट स्कीम ने सिंध की खुदमुख्तारी को तहलील कर दिया, उसे पंजाब की बालादस्ती के साए में एक भूत सूबा बना दिया। सैयद ने देखा कि उसके खदशात हकीकत बन चुके हैं। वो पाकिस्तान जिसकी तश्कील में वो शरीक था, सिंध की रूह के लिए कोई जगह नहीं रखता था। मायूसी में उसने ताकतवरों की ज़ियाफत से खुद को अलग कर लिया और ज़मीर के रास्ते का इंतखाब किया, तन्हा मगर पाकीज़ा। मायूसी की राख से सैयद एक नई बसीरत के साथ उभरे। अब वो एहसान नहीं मांगते थे, वो पहचान का मुतालबा करते थे। जय सिंध महज एक नारा नहीं था, ये सिंधी शनाख्त की गहराइयों से उठने वाली एक पुकार थी। उसने सिंध को एक सूबा नहीं, एक कौम करार दिया। और नौजवानों के लिए वो सिर्फ रहनुमा नहीं रहे, वो एक बाप की मानिंद बन गए, उन्हें याद दिलाते हुए कि उनकी जबान, जमीन और सकाफत माजी का बोझ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के अलमबरदार है। रियासत ने उसे खामोश करवाने की कोशिश की, कैद किया,
तन्हा किया, मिटाने की कोशिश की, मगर जी एम सैयद ने तन्हाई को एक मुकद्दस पनाहगाह में बदल दिया। तारीक कोठरियों और तवील रातों में उसने किताबों के अंबार लिखे, ऐसी किताबें जिन्होंने नस्लों के जहन में आग रोशन की। उसका कलम कैद खाने को चैलेंज करता रहा, उसके अल्फाज आजाद घूमते रहे, और जब सलाखें उसके गिर्द बंद हो रही थीं, उसके ख्यालात सहराओं और शहरों पर परवाज कर रहे थे। हर सिंधी बच्चे के कान में सरगोशी करते हुए, कभी मत भूलो कि तुम कौन हो, वो खामोशी से रुखसत नहीं हुआ, बल्कि गलियों में गूंजते नगमों और अपनी कौम की आंसुओं के साथ रुखसत हुआ। उसे उस गांव में सुपुर्द एक खाक किया गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, सन। मगर सैयद मरे नहीं, उनकी कब्र मौत की यादगार नहीं, बल्कि ख्यालात की जाए पैदाइश है। क्लासरूम्स में, नज़्मों में, एहतजाजों में उसकी रूह जिंदा है। जी एम सैयद ने सिर्फ सिंध के लिए जिंदगी नहीं गुजारी,